ये कहानी नवलपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां रामू नाम का एक सीधा सादा और ईमानदार किसान अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। रामू की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वह गांव के बड़े बड़े जमींदारों के खेतों में मेहनत मजदूरी करता था। रामू कभी किसी के खेत में काम करता था तो कभी किसी के घर जाकर सफाई का काम करता था, ताकि अपने घर का खर्चा चला सके। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी हालत और खराब होती गई। एक दिन रामू अपनी पत्नी से कहता है, सीता, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। नहीं जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं जैसी भी हूँ बहुत खुश हूँ। नहीं सीता, मुझे लगता है कि मैंने अपनी गरीबी से तुम्हें बहुत परेशान कर दिया है। आप सब चिंता छोड़ दीजिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। रामू सोचता है, अब शहर जाकर काम करूंगा। यहाँ मेहनत करता हूँ, लेकिन 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं मिलती। पर आप शहर चले जाओगे तो मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? सीता, ये कुछ ही समय की बात है। मैं 1-2 साल में पैसे बचा लूंगा और गांव में दुकान खोल लूंगा, फिर हम साथ रहेंगे। ठीक है, अगर आपको यही सही लगता है तो जाइए, लेकिन अपना ख्याल रखना। अगले दिन रामू अपना सामान लेकर शहर की ओर चल पड़ता है। पूरे दिन चलने के बाद वह कृष्णापुर नाम के शहर में पहुंचता है। रामू सोचता है, चलो पहले रुकने की कोई जगह ढूंढ लेता हूँ। वह होटलों में और कुछ घरों में जाकर ठहरने की कोशिश करता है, लेकिन सब मना कर देते हैं। एक काम करता हूँ, इन होटलों में रहने से अच्छा है किसी भाई के यहाँ रुक जाता हूँ। कम से कम मेरे कुछ पैसे तो बच जाएंगे। अगर आप मुझे रात भर रुकने के लिए अपने घर में थोड़ी जगह दे देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। तुम गांव से आए हो या कहीं और से, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तुम्हें जानता पहचानता नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें अपने घर में कैसे ठहरा सकता हूँ? बहुत से लोग शहर में काम करने आते हैं, तुम कोई नए नहीं हो। जाओ और अपना ठिकाना कहीं और ढूंढो। रामू को उस व्यक्ति की बातें बहुत बुरी लगती हैं, पर वो उसे बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। थोड़ी देर चलते चलते वो एक दूसरे घर के पास पहुंच जाता है, जहां एक महिला बैठी होती है। बहन, मैं बहुत दूर से आया हूँ काम की तलाश में, पर अब कुछ ही देर में रात हो जाएगी, तो आज रात को रुकने के लिए जगह तलाश कर रहा हूँ। क्या मैं आपके यहाँ आज रात रुक सकता हूँ क्या? भाई, मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ, पर मेरे घर में केवल मैं और मेरी बेटी रहती हैं, तो मैं ऐसे ही किसी पराये मर्द को अपने घर में नहीं रुका सकती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं है बहन, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। इस शहर में कोई भी मुझे अपने घर में ठहराने के लिए तैयार ही नहीं है। अब मैं रात में कहाँ जाऊं? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जब इस शहर में मुझे रुकने के लिए कोई घर ही नहीं मिल रहा, तो मुझे इस शहर में काम कैसे मिलेगा? तभी रामू को एक झोपड़ी नजर आती है और रामू झोपड़ी के पास जाता है। अम्मा, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? रामू उस बूढ़ी अम्मा के साथ घर के अंदर चला जाता है। फिर वह अम्मा रामू से कहती है, बेटा, तुम इसे अपना ही घर समझो। तुम जब तक चाहो तब तक यहाँ रह सकते हो। अम्मा, इस घर में आप अकेले रहते हो क्या? आपके परिवार के बाकी लोग आपके साथ नहीं रहते हैं क्या? बेटा, मेरे परिवार में कोई नहीं है। मेरे पति तो कई साल पहले ही मुझे छोड़ के जा चुके हैं, और एक लड़का था, वो भी विदेश में जाकर रहता है। इस घर में मैं अकेली रहती हूँ। माँ, अब आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना आपके साथ। अब आप इस घर में अकेली नहीं हैं। अब से आप मुझे अपना बेटा ही समझिए। बेटा, तू बहुत अच्छा इंसान है, देखने में भी बहुत भला लगता है। इस शहर में बहुत होशियारी से रहना, क्योंकि यहाँ बहुत ठग रहते हैं। वे नए आदमी को देखकर उसे ठग लेते हैं। ठीक है अम्मा, मैं ध्यान रखूंगा, आप परेशान मत होइए। बेटा, वैसे तुमने कोई काम देखा है या देखना बाकी है? अम्मा, मैं कल शहर में नौकरी ढूंढने जाऊंगा। मैं जो किराया किसी और को देने वाला था, वो मैं आपको दूंगा। ठीक है बेटा, ठीक है। फिर क्या था, रामू को शहर में काम मिल गया और रामू कभी भी सेठ के किसी भी काम से इनकार नहीं करता था, और वो हर काम को लगन और ईमानदारी से करता था। रामू के काम के प्रति मेहनत और लगन को देखकर सेठ रामू से बहुत खुश रहता था। रामू को इतनी मेहनत करते देख सेठ रामू की पगार भी बढ़ा देता है। रामू अपनी कमाई से सिर्फ उतना ही खर्च करता था जितने की उसे जरूरत होती थी, और बाकी बचे हुए पैसे को वो एक छोटी सी थैली में बचत किया करता था। शहर में काम करते करते
रामू को अब कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन रामू अम्मा के घर के बाहर बैठे बैठे सोचता है, जब मैं 10,000 रुपए जमा कर लूंगा तब मैं पूरे पैसे लेकर अपनी पत्नी के पास चला जाऊंगा। फिर गांव में कोई अच्छी सी दुकान खोल लूंगा ताकि गांव में अपने पत्नी के पास रह सकूं। ऐसे ही देखते देखते 2 साल बीत जाते हैं। रामू बहुत मेहनत करता है और थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते करते 15,000 रुपए जमा कर लेता है। एक गरीब आदमी के लिए 15,000 रुपए बहुत बड़ी कीमत होती है, इसलिए रामू अम्मा से कहता है, अम्मा, अब मेरे पास पूरे 15,000 रुपए हो गए हैं। अब मुझे चिंता हो रही है और अब किसी कारण ये रुपए कहीं खो गए या फिर किसी ने छीन लिए तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। इसलिए इतने बड़े रकम को अपने साथ लिए घूमना तो बेवकूफी होगी और इस घर में पैसे छुपाकर रखना भी सही नहीं है। क्या पता मुझे कोई पैसे छुपाते देख ले और बाद में पैसे चुरा कर ले जाए, तो फिर मुझे तो खाली हाथ ही घर लौटन पड़ेगा। आजकल किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। बहुत ही बदमाश और बुरे लोग रहते हैं इस शहर में, इसलिए अब मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। बेटा तू सही कह रहा है, लेकिन बेटा तू इतनी जल्दी अपने गांव क्यों जा रहा है? थोड़े दिन और रुक जा। अम्मा, रुकना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मैं इन पैसों की वजह से जा रहा हूँ। बेटा तू एक काम कर, तू इस शहर के मशहूर जमींदार सोहन लाल के पास चले जा और अपने पैसे तू उनके पास रख दे, और जब तुझे घर जाना होगा तब तू अपने पैसे सोहन लाल से वापस ले लेना। लेकिन अम्मा, मैं उस जमींदार के पास अपने पैसे कैसे रख सकता हूँ? क्या पता कल के समय पर वो पैसे देने से मना कर दे तो। बेटा सोहन लाल बहुत ही ईमानदार और नेक आदमी है, तुम बेफिक्र होकर अपने पैसे उसे दे सकते हो। शहर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने पैसे उसके पास रखते हैं। अम्मा की बात मानकर रामू अपने 15,000 रुपए लेकर सोहन लाल के पास पहुंच जाता है। अम्मा की बात मानकर बिरजू अपने 15,000 रुपए लेकर सोहन लाल के पास पहुंच जाता है। जमींदार अपने सामने नए आदमी को देखकर बोला, कौन हो भाई तुम, और तुम यहाँ क्यों आए हो? पहले तो तुम्हें कभी यहाँ नहीं देखा। जमींदार साहब, मेरा नाम रामू है। मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। मैं तो गांव से यहाँ कमाने आया हूँ। मैंने कई साल तक मेहनत करके अपने पास 15,000 रुपए जमा किए हैं, और आप तो जानते हो शहर का माहौल ठीक नहीं है, इसलिए मैं अपने पूरी पैसे आपके पास एक अमानत के तौर पर रखने आया हूँ। मैंने सुना है कि पूरे शहर में बस एक आप भी है जिसके पास मेरे पैसे सुरक्षित रह सकते हैं। जब तक मैं इस शहर में रहूंगा और काम करूंगा तब तक मेरे पैसे आपके पास सुरक्षित रहेंगे। मेहरबानी करके आप इन पैसों को अपने पास रख लीजिए। जमींदार बोला, ठीक है, तुम निफिक्र रहो, तुम्हारा पैसा यहाँ सुरक्षित रहेगा। जमींदार की ऐसी बातें सुनकर रामू भी बेफिक्र होकर अपने घर चला जाता है। फिर कुछ समय और बीत जाता है। देखते देखते और 1 साल निकल जाता है। रामू अपने काम में मग्न रहता है। ऐसे ही एक दिन रामू जब पलंग पर बैठा हुआ था, तभी उसे उसकी पत्नी की बहुत याद आने लगती है। अब बहुत समय हो गया है। देखते देखते 3 साल गुजर गए। अब तो मुझे अपनी पत्नी के पास जाना ही होगा। अम्मा बोलती है, ठीक है बेटा, जैसा तुमको सही लगे। फिर क्या था, घर जाने की तैयारी करके जमींदार के पास अपने पैसे लेने चला जाता है। जमींदार साहब, मैं अब अपने गांव जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपके पास अपने पैसे लेने आया हूँ। कृपा करके आप मेरे पैसे मुझे लौटा दीजिए। जमींदार रामू को गौर से देखकर बोला, तुम किस पैसे की बात कर रहे हो भाई? तुमने कब मुझे पैसे दिए थे? जमींदार की ये बात सुनकर बिरजू के होश उड़ जाते हैं। पर लोग कहते हैं कि आप बहुत ईमानदार हो, इसलिए मैंने पैसे देते वक्त आपसे कोई प्रमाण नहीं लिया था। अब मैं क्या करूंगा? जमींदार ने तो मेरे मेहनत की कमाई हड़प ली है और मेरे पास उनके खिलाफ कोई प्रमाण भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? रामू दुखी मन से बूढ़ी अम्मा के घर लौट आता है। रामू को रोता हुआ देख बोली, क्या हुआ रामू बेटा, तू रो क्यों रहा है? तू तो सोहनलाल जमींदार के पास अपने पैसे वापस लेने गया था। हाँ अम्मा, मैं बर्बाद हो गया। मेरी जमा पूंजी सब लुट गई। जमींदार सोहनलाल ने मेरे पैसे वापस देने से इनकार कर दिया। पैसे मांगने पर उसने कहा, मैंने तुझे पहले कभी नहीं देखा है। तू मुझे पैसे देकर कब गया था? तू पक्का कोई बहरूपिया है जो झूठा आरोप लगाकर मुझे बदनाम करना चाहता है। और ऊपर से उसने अपने नौकरों को बुलवाकर मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकलवा दिया। रामू की सारी बातें सुनकर बूढ़ी अम्मा मायूस हो जाती है। रामू बेटा, मुझे माफ कर देना। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही तुझे तेरे बचत के पैसे जमींदार सोहनलाल के पास रखने को कहा था,
मुझे पता नहीं था सोहनलाल इतना बड़ा बेईमान और धोखेबाज स्वभाव का है। लोग तो उसके ईमानदारी के गुण गाया करते थे। अम्मा, आप अपने आप को दोष मत दो। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने तो मेरे अच्छे के लिए ही कहा था, मगर होना तो वही था जो भगवान को मंजूर था। लेकिन बेटा, अब तू क्या करेगा? उस बेईमान जमींदार से अपने पैसे वापस कैसे लेगा? अम्मा, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब मुझे खाली हाथ ही अपने घर लौटना होगा। बूढ़ी अम्मा और रामू आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ अम्मा के बगल में रहने वाली मंजू नाम की औरत आती है। वो दोनों को उदास देखकर पूछती है, क्या बात है रामू भाई, आज आप और अम्मा दोनों इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो? अब आपको क्या बताऊं मंजू बहन, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैंने कई साल दिन रात मेहनत करके 15,000 रुपए जमा किए थे। पैसे जमा करने के लिए मैंने ना कभी पेट भर खाना खाया और ना कभी पूरी नींद ली। फिर रामू ने मंजू को सारी बात बताई कि किस तरह जमींदार ने मुझे धोखा देकर सारे पैसे ठग लिए। बेटी लोग कहते हैं कि जमींदार सोहनलाल बहुत ही नेक और ईमानदार आदमी है। यही सोचकर मैंने रामू को उसके सारे पैसे उसके यहाँ रखने कहा था और रामू भी मेरी बातों में आकर उसने अपने पैसे रखाया था। अम्मा, आप दोनों परेशान मत हो, ये मेरे पास एक तरकीब है। अगर ये तरकीब काम कर गई तो रामू भाई को उनके पैसे भी वापस मिल जाएंगे और जमींदार की अकल भी ठिकाने आ जाएगी। फिर मंजू बूढ़ी अम्मा से एक नकली गहने मांगती है। बूढ़ी अम्मा भी मंजू के कहे अनुसार एक बड़ा नकली गले का हार लाकर उसके सामने रख देती है। बूढ़ी अम्मा से हार लेकर मंजू कहती है, अम्मा, आप यही रहकर हमारा इंतजार कीजिए। जब तक जमींदार रामू भैया के पैसे न दे दें, तब तक आप अंदर मत आइएगा। जैसे ही जमींदार रामू भैया के पैसे दे देगा, तब भैया आपके पास आ जाएंगे। फिर थोड़ी देर में और मुझे कहना, बहू, मेरा बेटा व्यापार करके घर आ गया है और वो तुम्हें बुला रहा है, जल्दी चलो। फिर मंजू और रामू दोनों जमींदार के घर के बाहर पहुंचकर रुक जाते हैं और मंजू रामू से कहती है, भैया, पहले मैं अंदर जाती हूँ, आप कुछ समय के बाद अंदर आ जाना। उसके बाद मंजू जमींदार के घर के अंदर पहुंच जाती है। जमींदार मंजू के पास इतने बड़े गले का हार को देखकर सोचता है, इस औरत के पास गले का हार तो काफी बड़ा लग रहा है। अगर ये मुझे मिल जाए तो मेरी तो चांदी चांदी हो जाएगी। बहन, आप यहाँ किस काम से आई हो और तुम्हारे पास इतना बड़ा गले का हार? मैं कोयला व्यापारी की पत्नी हूँ। मंजू जमींदार से कहती है, जमींदार साहब, यह गले का हार मेरी बूढ़ी माँ की अमानत है। मेरे पति गांव से बाहर रहते हैं, इसी वजह से मैं ये गले का हार आपके पास रखने आई हूँ। मैंने सुना है कि आप इस पूरे शहर में सबसे ईमानदार और नेक इंसान हैं। क्या आप यह गले का हार अपने पास रख सकते हैं? जमींदार गले के हार को बड़े गौर से देखता है और सोचता है, ये तो बहुत ही महंगे गहना लग रहा है। अगर मैं इसे बाजार में बेचूं तो मैं माला माल हो जाऊंगा। हाँ बहन, मैं इसे अपने पास रख लूंगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ की अमानत पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। तभी कुछ देर बाद रामू अंदर आता है और कहता है, जमींदार साहब, मैंने आपको पहले जो 15,000 रुपए दिए थे उन्हें वापस लेने के लिए आया हूँ। जमींदार गुस्से में कहता है, तुम कौन हो? मैंने तुमसे कभी पैसे नहीं लिए, जाओ यहाँ से। मंजू तुरंत बोल उठती है, जमींदार साहब, अगर आप रामू भाई के पैसे लौटाए तो मैं अपनी माँ की अमानत का गले का हार आपके पास छोड़ दूंगी। लेकिन अगर आप रामू भाई के पैसे नहीं देते, ये आज ही मैं यह गले का हार कहीं और ले जाऊंगी। जमींदार के लालच को मंजू ने भांप लिया था। वह तुरंत अपने नौकरों से कहता है, जाओ और रामू के 15,000 रुपए ले आओ। कुछ ही देर में नौकर रुपए लेकर आते हैं और जमींदार रामू को उसके पैसे लौटा देता है। रामू बहुत खुश होता है और मंजू का धन्यवाद करता है। फिर उधर से अम्मा आती है और बोलती है, अरे चलो जल्दी चलो, तुम्हारा पति वापस आ गया है और तुम्हें खोज रहा है। अरे रे अरे, क्या हुआ? तुम तो गले का हार रखने आई थी, तो क्यों नहीं देकर जा रही हो? जमींदार साहब, अब मेरे पति आ गए हैं, गले की हार की रक्षा अब वही करेंगे। फिर रामू मंजू और अम्मा को धन्यवाद बोलता है। फिर वह अपना पैसा लेकर अपना गांव वापस आ जाता है। रामू गांव जाकर एक दुकान खोलता है और उसकी अच्छी आमदनी भी हो जाती है और रामू और उसकी पत्नी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।